और इस बुलेटिन में हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की बात करते हैं और वहां की रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं, वहां के रण को समझने की कोशिश करते हैं और स्थानीय लोगों के मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जनता किन मुद्दों के आधार पर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं चाईबासा, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं और मनोज से जानने की कोशिश करते हैं। मनोज, क्या कह रही है इस बार चाईबासा की जनता और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में? पर यहाँ के लोगों ने एक बड़ी जवाबदेही दी थी, उस जिम्मेवारी को वो व्यक्ति नहीं पूरा कर पाया, क्योंकि यहाँ की जनता कह रही है यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उस समस्या पर कोई काम नहीं कर पाया। अगर कोई जनप्रतिनिधि 15 साल तक अगर किसी समस्या पर काम नहीं करे, जनता को पानी नहीं मिले, जनता को सड़क के लिए जनता को परेशान होना पड़े, अगर कोई बीमार पड़े तो यहाँ से 80-90 किलोमीटर दूर टाटा जाना पड़े, तो आप समझिए कि जनता अब जागरूक है, जनता अब सब कुछ जानती है और जनता जाग चुकी है। यही कारण है कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। जनता साफ तौर पे कह रही है कि हमें वैसा विधायक नहीं चाहिए जिन्होंने 15 सालों में एक सड़क नहीं बनवाया। अब जिस गांव की तरफ आज हम गए हुए थे, जिस गांव की तरफ घूम रहे थे, हम खबर कर रहे थे, हमें लगा कि आज नहीं, आज वो 70-80 के दशक का वो इलाका है ये, जो 70-80 के दशक में सड़क, कच्चा सड़क हुआ करता था और कच्ची सड़क से लोग आते जाते थे, गाड़ी बैल जब वहां से चलता था तो एक गड्ढा हुआ करता था। वो हालात है इस इलाके में। अब आप समझिए 15 साल में अगर एक सड़क नहीं बनी तो आखिर जनता परेशान क्यों न हो और जनता परिवर्तन क्यों न करे। जनता को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए और हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जनता काम करने वाले व्यक्ति को ही प्राथमिकता दे रही है। दूसरी तरफ हम ये बताने के अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे कि 4 नवंबर को यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो निश्चित तौर पे कोल्हान में एक नया ऊर्जा लोगों के अंदर भरेंगे और प्रधानमंत्री जब जब आएंगे तो बड़ी सौगात मिली है। ये तो चुनावी सभा है, चुनाव में भी वो बड़ा सौगात देके गए हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं, यानी मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। आज कुछ गांव में हम गए थे, चुनाव प्रचार चल रहा था, तो लोग ये कह रहे हैं कि अब 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी तो इन लोगों ने घोषणा कर रहा है। तो आप समझिए कि जहां 200 यूनिट अब 300 यूनिट, 300 यूनिट का मतलब है कि हमें लगता है कि 40% से ज्यादा लोग को बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। 300 यूनिट गांव में अमूमन लोग 300 बिजली तक ही जलाते हैं, तो नहीं देना पड़ेगा। तो गांव के लोगों में एक खुशी है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। मनोज जी, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति आप बता रहे हैं कि वहां पर अब भी लोग सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए इन विषयों पर ही बातचीत कर पा रहे हैं और अब भी वही तस्वीरें हैं कि यहाँ सिर्फ वादे हो रहे, काम कब होगा, ये जनता का सवाल है। जनता इसी सवाल के साथ भी इस बार चुनाव में कूदेगी और अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करेगी। योजनाओं की बात करें मनोज, तो क्या जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं या फिर जो केंद्र सरकार की योजनाएं आम जनता के लिए चलाई जा रही है, उन योजनाओं का लाभ क्या स्थानीय लोगों को मिल पा रहा है वहां के? देखिए, सही सवाल है कि निश्चित तौर पे रोजगार की बात करें तो जो इलाका है, चाईबासा का इलाका है, यहाँ के लोग बेरोजगार है और जब बेरोजगारी बढ़ गई तो लाल आतंक शुरू हो गया। लाल आतंक का अंत नहीं हुआ अभी तक। अब आप समझिए, एक तरफ पूरे झारखंड के परिदृश्य को देखे तो आतंक, नक्सलवाद जो है वो कहीं न कहीं थमता सा दिख रहा था, लेकिन चाईबासा एक ऐसा इलाका है जहां अभी भी जो नक्सली गतिविधि है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो नक्सलवाद इस इलाके में है, तो अब नक्सलवाद है तो आप समझिए कि जहां बेरोजगारी होगी, जहां अशिक्षा होगी, वहां पर निश्चित तौर पे नक्सलवाद बढ़ेगा। और यही कारण है कि इस पूरे इलाके में आप चाईबासा का पूरे भूभाग को देखेंगे तो ये उड़ीसा का सीमावर्ती इलाका है, छत्तीसगढ़ का इलाका है, बंगाल का इलाका है और झारखंड तो है ही। तो ऐसे 4 स्टेट के बीच ये एक सारंडा जंगल है और सारंडा जंगल एशिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है और इस जंगल में जो रहता है वो नक्सलियों का राज चलता है। अब ऐसे इलाके में अगर अभी तक विकास नहीं हुआ, लोग बेरोजगार रह गए, यहाँ पर मिनरल्स है, यहाँ पर जो खदानें हैं कि सभी के सभी खदानें बंद है, जबकि अगर खदान खुल जाए तो हमें लगता है कि झारखंड सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो सोने की चिड़िया सिर्फ चाईबासा से हो जाएगी। लेकिन अभी तक सरकार ने 5 साल में एक भी खदान नहीं खुलवाया।
ये मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और युवा कह रहे हैं कि जो रोजगार नहीं दे सकता, जो खदान नहीं खुलवा सकता, वो अब आगे क्या करेगा। बिल्कुल मनोज, तो ये स्थानीय स्थिति है वहां पर कि क्या कुछ लोगों को लाभ मिला है या नहीं। बने रहिएगा मनोज आप हमारे साथ। हमारे संवाददाता नौशाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे बोकारो विधानसभा क्षेत्र से। उनका एक बार रुख करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कि 13 तारीख को जब पहले चरण का मतदान होगा, तो बोकारो की जनता किन मुद्दों के साथ इस बार जो है वो चुनाव में कूदेगी और अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। सीधे लिए चलते हैं बोकारो, जहां से हमारे साथ संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा। सुरेंद्र, क्या कहती है बोकारो की जनता और किस तरीके से यहाँ पर देखिए चुनाव की जिस तरीके से तारीख नजदीक आ रही है, लोग क्या स्पष्ट कर पा रहे हैं मुद्दों को, लोग बातचीत कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बोकारो विधानसभा की बात करें तो लोग अपने मुद्दे को लेकर मुखर है और लगातार अपनी बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं। जिस तरह से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, बिजली, पानी, सड़क, नाली की समस्या को लेकर लोग मुखर हैं। और वहीं बात करें शिक्षा को लेकर, तो गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो हाल है बद से बदतर है। कोई अच्छे स्कूल नहीं है। आज हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। अगर सरकारी स्कूल है तो वहाँ शिक्षक नहीं है, बच्चे जाते हैं और बैठ के आ जाते हैं। बोकारो में एक और बड़ी समस्या है विस्थापन को लेकर। जो 19 पंचायत का गाँव है, विस्थापित क्षेत्र है, उन्होंने अपनी जमीन BSL को दी है, लेकिन हम कह सकते हैं कई दशक बीत जाने के बाद भी उन्हें पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, जिसको लेकर यहाँ के लोग काफी आंदोलनरत रहे हैं। चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार रही हो, लगातार सभी के पास यह गए, लेकिन अभी तक उनको कुछ नहीं मिला है। अगर हम बोकारो विधानसभा की बात करें तो बोकारो विधानसभा काफी बड़ा विधानसभा है। यहाँ पर लगभग 5,27,000 वोटर है, अन्य विधानसभाओं से काफी ज्यादा है। दूसरे विधानसभा की हम बात करें तो 2.5 लाख के आसपास 2,75,000 है, लेकिन यहाँ 5,27,000 है। लेकिन अगर जिस तरह से यहाँ समस्या है, यहाँ जैसे कि बोकारो को शिक्षा का हब माना जाता है, +2 की पढ़ाई पढ़ने के लिए लोग बाहर से आते हैं, लेकिन नहीं +2 के बाद बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ से सैकड़ों बच्चों अपने पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसी कुछ व्यवस्था नहीं है। तमाम विषय है, विस्थापन का मुद्दा आप बता पा रहे हैं और जिस तरीके से रोजगार के मुद्दे पर आप बातचीत करें, स्थानीय लोगों से भी बातचीत करिए सुरेंद्र, और उनकी राय जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से बातचीत करता हूं और यहाँ कुछ लोग चाय पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम चर्चाएं करते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से मिजाज क्या है चुनाव का। खड़ा होइए, आइए खड़ा होइए। आइए सर, क्या लगा इस बार चुनाव में? बोकारो विधानसभा का चुनाव बहुत बढ़िया रहेगा। स्थानीय हमारा बोकारो के विधायक बीरेंची नारायण ने बहुत एजा तोहफा झारखंड सरकार है, केंद्र सरकार चलाया है। आज हवाई अड्डा बनवा दिए, दुंदी बाग का संचार रोड बीरेंची नारायण मिलकर दुंदी बाग बाजार के रोड बनवा दिए। दुंदी बाग का हम दुकानदार है, बहुत हम खुश है। उनका विकास पर, उनका सिद्धांत पर विकास हो रहा है, अभी का विकास बहुत हो रहा है। 40 गो पुलिया ने विधायक जी ने पुल दिया बोकारो विधानसभा में। अभी तक मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डा, पूरा झारखंड में सबसे विकास हुआ है तो बोकारो विधानसभा में बीरेंची नारायण ने किया। क्या लग रहा है जिस तरह से लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन की क्या स्थिति? पलायन बहुत बढ़िया है। आज बोकारो की स्थिति दयनीय कहा है, इसलिए है कि आज लोग बाहर से लोग आएंगे जाएंगे, उससे विकास होगा, प्लांट का उद्योग बढ़ेगा, इसलिए हम लोग खुश है। बस इतना बात करके मैं खत्म कर। जिंदाबाद। हेलो, और भी कुछ लोग हैं, हम बात करना चाहते हैं और बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? सर तो सर यही बोलेंगे कि बढ़िया है सब और ये बहुत आगे जाएगा। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, डेवलपमेंट है, सरकार काम कर रही है। बस यही। क्या लग रहा है कितना शिक्षा के क्षेत्र में बोकारो कितना? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक IIT वगैरह अगर उस तरह से IIM वगैरह आए तो और अच्छा है, युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। बस यही कहें। देखिए, युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे। चाचा कहेंगे यही कि टक्कर की लड़ाई है। जो नेता है अगर विकास नहीं करेगा, जनता पहले लखा बुर्बक नहीं है, उल्टा वोट मारेगा।
लेकिन जो विकास करेगा वही जीतेगा। क्या विकास नहीं हुआ है, क्या विकास करना बाकी है? विकास तो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज लेना होना चाहिए, यहाँ के जनता के लिए मेडिकल अभी खुला है, अभी बना नहीं है। हाँ, आधुनिकीकरण जो है यहाँ होना चाहिए। रेलवे का देखिए कुर्मी रोड जाता है, इतना खराब है। और कल की खिस्सा बता रहे हैं, पुल जो है कुर्मी डी और इंडस्ट्रियल एरिया तरफ जाती है, कल पानी से न पुल इतना छोटा है कि पानी भर गया था। 5 घंटा जाम रहा यहाँ से लेकर स्टील सिटी गेट तक पब्लिक का। तो विकास अभी जरूरी है। विकास कि वो पुल के चलते जो है कल पानी में आदमी भीग कर 1 लाख आदमी जो है खड़े रहा ऐसे ही। ठीक है, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और हम जानते हैं कि क्या विचार, क्या कहेंगे आप? देखिए और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे बोकारो को लेकर? बोकारो को चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? इन बोकारो में विकास तो हुई है, ऐसा नहीं है कि बोकारो में विकास नहीं हुआ है। बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी नेतागण हैं वो अच्छे तरह से अपने कार्य में ध्यान देते हैं। और कुछ है जो हमारे पॉपुलेशन के लेके उसमें भी थोड़ा सा, और यहाँ की समस्याएं हैं कुछ जो। किस तरह की समस्या आप अपने नज़र से देख रहे हैं? हमारी समस्या है यहाँ का आपका जो रोड का, इसमें रोड किनारे आप देख ही रहे हैं, नया मोड़ हो, चाप हो, धुंधी बाजार हो, जहाँ भी हो, इसका रोड। चलिए सुरेंद्र, मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ भी लोगों की, और सबसे बड़ी बात की जनता विषयों को समझ रही है और इस बार जनता जागरूक है, मुद्दों के आधार पर ही अपने मतों का प्रयोग करती नजर आएगी। सुरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बोकारो का रण हम समझ पा रहे थे, एक बार लोहरदगा की रणनीति समझते हैं और यहाँ के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लोहरदगा विधानसभा में अगर बात करें तो कुल 2,87,145 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,41,297 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,45,848 है। लोहरदगा में रामेश्वर उरांव वर्सेस नीरू शांति भगत हमें देखने को मिलेगा समीकरण। लोहरदगा सीट से आजसू प्रत्याशी है नीरू शांति भगत और कांग्रेस के रामेश्वर उरांव से इनका सीधा मुकाबला है। एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है। लोहरदगा में 13 नवंबर को मतदान होना है। 2019 विधानसभा चुनाव में रामेश्वर उरांव की जीत हुई थी। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव को 74,380 वोट मिले थे और बीजेपी के सुखदेव भगत को 44,230 वोट मिले थे। आजसू की नीरू शांति भगत को 39,916 वोट मिले थे। तो 2019 का समीकरण भी आपने देखा कि उस वक्त भी रामेश्वर उरांव, नीरू शांति भगत, लेकिन बीजेपी से उस वक्त जो नाम सामने था वो था सुखदेव भगत। तो उस बार का समीकरण कुछ और था। इस बार देखिए जो समीकरण बनता नजर आया है, नीरू शांति भगत है और रामेश्वर उरांव आमने सामने है। और इस बार क्या सीधी टक्कर हो पाएगी, किसका पलड़ा भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। लोहरदगा विधानसभा से हमारे संवाददाता नौशाद जुड़ रहे, सीधा नौशाद का रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नौशाद, आपके साथ कुछ स्थानीय लोग, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। 2019 के चुनाव में भी देखिए नीरू शांति भगत और रामेश्वर उरांव आमने सामने थे। इस बार आजसू से नीरू शांति भगत चुनाव लड़ रही है और वापस से रामेश्वर उरांव। क्या कुछ समीकरण बनता बिगड़ता यहाँ पर? बिल्कुल सुष्मिता, देखिए बहुत प्रमुख स्थान है झारखंड का लोहरदगा। बॉक्साइट नगरी कही जाती है, पूरे देश में यहाँ से बॉक्साइट का निर्यात होता है, लेकिन यह क्षेत्र आज भी बुनियादी सुविधाओं से कहीं ना कहीं दूर है और यही वजह है कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं नहीं पहुँची है। ये ऐसी जगह है जो कभी कमिश्नरी हुआ करता था। अगर हम आज़ादी के समय, अंग्रेजों के समय, ब्रिटिश काल की बात करें, उस समय कमिश्नरी हुआ करता था। यही क्षेत्र जो है वो रांची के अंदर आता था, लेकिन अब अलग हो गया है, डिस्ट्रिक्ट बन गया है, एक विधानसभा क्षेत्र है। और आपने कहा कि 1,47,000 के आसपास महिला मतदाता हैं, तो निर्णायक स्थिति में इस बार महिला ही होंगी यहाँ की वोटर्स के रूप में। और करीब 81 विधानसभा में 37 विधानसभा ऐसा है जो वहाँ पर महिलाएं ही निर्णायक वोटर्स के रूप में आती हैं। बहुत रांची से सटा हुआ इलाका है, लेकिन वो विकास जो हमने सुबह से घूमा हम लोगों ने गाँव में, वो विकास यहाँ नहीं देखी। 4 सांसद, विधायक, यहाँ के जो लोगों ने विधानसभा भेजा, संसद भेजा, लेकिन विकास नहीं के बराबर हुआ। वर्तमान में रामेश्वर उरांव जी हैं। पिछली बार रामेश्वर उरांव
आसू और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी। दोनों की अगर संख्या की बात करें तो दोनों ने जो जितना वोट लाया था उतना अकेले रामेश्वर राव जी लाए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार एक होके एनडीए हो रहा इधर महागठबंधन की ओर से रामेश्वर जी क्या है, बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला। हर उस चौक पर मैं जिस चौक पर मैं वहां पर जब मूवमेंट किया है वहां पर हमेशा चुनावी चर्चा हो रही है। आप मेरे पीछे अगल बगल भी देख सकते हैं, लोग जुटे हुए हैं और यहाँ सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए नौशाद, और उनसे भी मुद्दे समझने की कोशिश करिए नौशाद। अजय, कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? इस बार आपके पास चुनाव तो चूंकि एक गंभीर विषय है, लेकिन अब ये मजाक सा लग रहा है। जैसा कि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, टिकट के लिए जो मारामारी चल रहा था, यहाँ लोग मुद्दा उठाते हैं। मतलब हमको लगता है सारे दल के लोग पुत्र मोह में फंसे हुए हैं। पुत्र मोह, परिवारवाद, कोई अपना बहू को देना चाहता है टिकट, कोई बेटा के लिए टिकट खोज रहा है। इसके लिए लोग बहुत सारे बातें उठाए। जैसे यहाँ भी एक मुद्दा निकला कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का मुद्दा लोग उठा रहे हैं अभी, है ना। लेकिन बाकी लोग को जो मिल रहा है टिकट, मतलब हम तो देख रहे हैं कि सत्ता लोलुपता बहुत जोर से हावी है यहाँ पर। और लोग चाह रहे हैं कि जो धन बल, मतलब धन जमा किए हुए हैं, अरिजीत जो नेता है, मैंने भ्रष्टाचार से अगर कमा के जमा किए हैं, उसको बचाने के चक्कर में कुछ लोग खड़ा हो रहे हैं। तो कुछ अपने परिवार को और समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो बेटा के लिए, पुतों के लिए, सबके लिए खोज रहे हैं टिकट। जनप्रतिनिधि के जो भाव होते हैं वो सेवा के भाव होते हैं। लेकिन अभी क्या लग रहा है, जैसा इन्होंने कहा कि अब धन का लोभ हो गया है, लोग नेता बनना चाहते हैं धन को लेकर। क्या सहमत हैं? हाँ, यहाँ तो धन का मोह सबको है, अपना परिवारवाद चल रहा है ना। समस्याएं क्या होगी? हम लोग का मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा तो इस बार है कि महागठबंधन और एनडीए मिल के भी जो चल रहा है चुनाव, लेकिन यहाँ महागठबंधन में जो अभी सरकार है, जेएमएम का जो सरकार है, उससे हम लोग देखे हैं कि सरकार यहाँ विकास के नाम में कोई काम नहीं किए। ठीक है, लोहरदगा से रामेश्वर राव जी जो विधायक रहे, अभी मंत्री जो हैं ना, इनका भी अभी किसी तरह का कोई विशेष कोई ऐसा योगदान नहीं है ना। यहाँ लोहरदगा में बालू बहुत बड़ा मुद्दा है। बालू के पीछे लोग परेशान, बालू का भी कोई टेंडर नहीं हुआ है, 5 साल हो गया सरकार का। लोग यहाँ गाड़ी, ट्रैक्टर वाले लोग गाड़ी लेते हैं, है ना, फाइनेंस में गाड़ी है। लोग यहाँ कोई ऐसा विशेष धंधा नहीं है ना। लोग बहुत सारे लोग प्लान कर जाते हैं, है ना। जो गाड़ी में जो वहाँ ड्राइवर या लेबर जो भी कमाते हैं लोग, है ना, कमा के अपना जीविका पालन करते हैं, है ना। अभी ये लोग का देखिए किसी टेंडर नहीं होने के कारण ये लोग चोरी छिपे गाड़ी चला रहे हैं। प्रशासन से मिली भगत करके गाड़ी चला है। हर जगह प्रशासन का कुछ ना कुछ ले दे करके सेटिंग करके गाड़ी चलाते हैं, है ना। सर, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ कैसी है? 100 सैया बेड का एक अस्पताल भी यहाँ खुला था, लेकिन आज भी वो अधूरा पड़ा हुआ है। क्या लगता है कि आप लोग रांची का मूवमेंट? नौशाद, बने रहिएगा आप हमारे साथ। वापस से लोहरदगा की जनता से जुड़ेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक बार चाईबासा वापस से रुक कर लेते हैं। मनोज हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए और मनोज के साथ कुछ स्थानीय लोग भी। मनोज, उनसे जानने की कोशिश करिए कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव के समीकरण को। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे साथ हेमंत जी हैं और हेमंत जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज अपने दर्शकों को बता दें कि जिस जगह पे खड़े, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4 नवंबर को आगमन होना है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ का जनता का मिजाज जान लें, उसके बाद हमें लगता है कि अपने दर्शकों को ये बता दें कि यहाँ पर क्या तैयारियां चल रही है। जनता का क्या मिजाज है इस पर? क्या परिवर्तन चाह रहा है? 100% चाह रहा है जनता। सब परेशान है। चाईबासा विधानसभा में तो 15 साल से सब तबाह है, परेशान है। जनता को मूलभूत समस्या से सब एकदम दूर होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास की सरकार के समय में जो सुविधा उत्पन्न किए थे, उसको भी स्थानीय विधायक और बाकी लोग जो है व्यवस्था के चलते सब एकदम त्राहिमाम है। जनता तबाह हो गई है। तब ना ये लोग सरकार को उठा के गांव तक ले गए। गांव से गांव में चली गई सरकार। उसका मतलब क्या है? असफलता की निशानी है ना ये।
सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ का क्या है? पलायन सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं है। 75% स्थानीय कंपनियों में रोजगार देने का वादा इन्होंने बार बार करती रही वर्तमान सरकार, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत हुआ है तो 12,000 15,000 युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं ये लोग। पलायन सबसे बड़ी समस्या है। सही आपने कहा कि देखिए पलायन सबसे बड़ी समस्या, हम इस पर बात भी कर रहे थे कि ये ऐसा इलाका है जहां लाल आतंक है और उसके बाद उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर जो माइंस है वो बंद पड़ी है, खदानें बंद पड़ी है, ये जबकि मिनरल्स का इलाका कहा जाता है। तो ऐसे में जब रोजगार नहीं मिलेगा तो आखिर लोग हथियार उठाएंगे ही। सरकार एक तरफ कहती है कि भाई आप मुख्य धारा से जुड़िए। हालांकि रघुवर जी की सरकार के समय में नक्सलवाद पर अंकुश लगा था। जमशेदपुर के इलाका घूराबांधा का हुआ करता था, घाटशिला का हुआ करता, मूसामनी का हुआ करता था, जहां पूरे लाल आतंक से परेशान था, लेकिन वो इलाका शांत हो गया। सरायकेला की बात कर ले तो सरायकेला का जो खरसावा का इलाका था वो नक्सलवाद था, नक्सलियों के चुंगल में था, वो शांत हो गया, लेकिन चाईबासा अब तक शांत नहीं हुआ है। और उसका मुख्य कारण है सीधे तौर पे कि यहाँ के लोग पलायन, युवा पलायन कर रहे हैं और कुछ भटक रहे हैं। जो भटक रहे हैं वो गलत रास्ते चले जा रहे हैं और उसके बाद लाल आतंक के साथ मिलकर। बिल्कुल मनोज, देखिए एक मुद्दा ये भी है, मनोज, कि जिस तरीके से अलग अलग स्टार प्रचारकों के दौरे भी हो रहे हैं। आप जिस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई बीजेपी के या फिर INDIA की बात कर ले तो स्टार प्रचारकों का दौरा उस वक्त भी हुआ था। और इस बार भी देखिए प्रधानमंत्री का आगमन होना है और अब कांग्रेस की तरफ से भी ये घोषणा जारी कर दी गई है कि 8 और 9 तारीख को राहुल गांधी भी झारखंड पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है जब इन दिग्गजों का दौरा होगा इस पूरे चुनाव में और जान और ताकत झोंकने की कोशिश है इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से? निश्चित तौर पे देखिए सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी ताकत झोंक रही है और झोंकना भी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव का वक्त है। 5 साल में एक ऐसा मौका आता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो राजनीतिक पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, बड़ा लीडर है, वो जनता तक पहुंचे। हालांकि अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से और साथ साथ जो जनता को चुनावी अगर वायदे कह ले, चुनावी घोषणा कह ले, चुनावी सभा कह ले, तो उसके माध्यम से लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये तो निश्चित तौर पर है कि देश के प्रधानमंत्री को आना है। अब आप समझिए कि देश के प्रधानमंत्री कोल्हान में पहुंचेंगे और कोल्हान के 14 सीट को चाईबासा से साधने का प्रयास करेंगे। एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें कि एक बार ये जो स्टेज है वो स्टेज बन रहा है, ये स्टेज है। हालांकि अब अभी लाइट शुरू नहीं, अंधेरा होता चला जा रहा है, इसलिए ज्यादा हम विजिबिलिटी नहीं दिखा पाए, लेकिन इतना जरूर है कि ये इस बार का जो स्टेज है और इस बार का जो पंडाल बना है, अब तक इतना बड़ा पंडाल इस चाईबासा ही नहीं, कोल्हान में नहीं बना था। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रम किए हैं, लेकिन सब कार्यक्रम की बात कर ले, सब कार्यक्रम को मिलाकर इस बार का जो पंडाल है वो बृहद है, क्योंकि 14 विधानसभा क्षेत्र सीट और 14 विधानसभा सीट पर जो बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी है वो सारे प्रत्याशी यहाँ मौजूद होंगे और निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, बड़े बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद होंगे और झारखंड के जो बड़े लीडर जितने हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे और वो कम से कम यहाँ से साधना का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मनोज, देखिए ज्यादा से ज्यादा सीट साधने की कोशिश और इस वजह से शायद ये व्यापक तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि चाईबासा का रण क्या कुछ कहता है। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बोकारो से हमारे संवाददाता सुरेंद्र जुड़े हुए। सुरेंद्र का पहले रुख करना चाहूंगी। सुरेंद्र, देखिए बोकारो विधानसभा की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, इन विषयों पर हमने बात कर ली है। मुद्दे क्या कुछ है यहाँ पर, ये चीजें स्पष्ट है। लोगों से ये जानने की कोशिश करिए कि क्या जो योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, उन योजनाओं का क्या आम जनता को लाभ मिल रहा है? क्योंकि आपने भी देखा होगा अंतिम वक्त पर कई ऐसी योजनाएं राज्य सरकार की ओर से भी चालू की गई है, तो क्या इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, मैं बात करता हूं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं क्या लग रहा है जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है उसका लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? ना, हम लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं लाभ मिल रहा है। और क्या बोले, लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या बोले? इस तरह से राज्य सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही थी, मैया योजना, कई तरह की योजनाएं चला रही है, उन सभी का हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, बस सीधी सी बात है, कोई लाभ नहीं है।
और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव का है। जिस तरह से राज्य सरकार ने कई योजनाओं को चलाया, केंद्र सरकार की योजना भी चल रही है, कितना लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? लाभ वैसे उतना तो नहीं मिल पाया है इधर, लेकिन दुनिया मतलब क्या बोलते हैं, इस दिन का लोग बदलाव की तरफ चाह रहे हैं। सुरेंद्र, आपके साथ एक युवा है, तो इनसे जानने की कोशिश करिए, जो लगातार पेपर लीक्स हुए हैं, इस पर क्या कुछ सोचती है युवा? इस पर बातचीत करिए थोड़ा इनसे। रोजगार का वो किसी को नहीं मिला। जैसे सीजीएल का मुद्दा तो सबने देखा हुआ है, तो चुनाव इस बार एग्जाम हुआ तो इनफैक्ट नेट भी सब जगह बंद कर दिया गया, तो ये सब तो मुद्दा देखा जा सकता है। क्या लग रहा है जिस तरह से पेपर लीक लगातार हो रहा है? अभी आपने कहा कि जैसे परीक्षा में इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी लीक हो गया, तो क्या मान रहे हैं आप इसको? देखिए, इंटरनेट बंद करना तो सरकार की नाकामी थी। आपको अगर अपराध पर रोक लगाना है तो आप लोगों को निकलने से नहीं ना बंद कर सकते हैं। आप अपराधी को रोकिए, आप लोगों को ही निकलने से बंद कर दे रहे। आपको पेपर लीक बंद करना है तो आप इंटरनेट ही बंद कर दे रहे हैं और लोगों का। चलिए सुरेंद्र, ये आम जनता समझ रही है, युवा समझ रहे हैं कि इंटरनेट बंद करना एक जो है वो हल नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए और यहाँ की जनता के मिजाज को जानने के लिए कि यहाँ जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है। लोहरदगा वापस से रुक कर लेते हैं, संवाददाता नौशाद वहां पर स्थानीय लोगों से जुड़े हुए हैं। नौशाद, बातचीत कर रहे थे आप लोगों से, मुद्दे स्पष्ट वहां पर भी नजर आ पा रहा है कि रोजगार, पलायन, अभी इन विषयों पर लोग जागरूक हो चुके हैं और खुलकर बात कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ अपने मत का भी प्रयोग करते नजर आएंगे। नौशाद। बिल्कुल, देखिए, रांची से लोहरदगा से करीब 20 से 30% ऐसी आबादी है सुष्मिता, जो हर दिन मजदूरी करने के लिए रांची जाती है। ट्रेन है, दिन भर में 4-5 बार चलती है, उसमें लोग जाते हैं, आते हैं। उसके अलावा एक बड़ा हब है यहाँ पर, यहाँ से लोग जाते हैं रांची में खरीदारी करने के लिए। लेकिन जो मुद्दा है इस बार, वही बेरोजगारी सबसे बड़ा, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य सुविधा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो युवा हमारे साथ है। ये बताओ कि क्या स्थिति है शिक्षा की यहाँ पर और रोजगार के क्या अवसर है? क्या लग रहा है कि आप पढ़ लिख रहे हो, आने वाले समय में कैसा मिजाज रहेगा, कहाँ नौकरी करोगे? सर, यहाँ तो तैयारी तो हम लोग लगभग 5 साल से कर रहे हैं और रही एग्ज़ाम होने की बात, तो 5 साल से सरकार एग्ज़ाम ले रही है, अभी तक सिलेक्शन किसी का हुआ नहीं है। और एग्ज़ाम भी ले रही है तो एग्ज़ाम में आप धांधली देख ही रहे हैं कितना, किस लेवल पे पेपर लीक हो रहा है और लीक होने के बाद भी उस पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है। बच्चे जा रहे हैं वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर भी सरकार देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है। अब बेरोजगारी तो इतना है कि लोग मतलब 5,000-6,000 में लोग दूसरे की जगह जाकर मजदूरी कर रहे हैं। इस लेवल की बेरोजगारी है लोहरदगा में। सर, विकास के पैमाने की बात करें तो विकास का पैमाना कितना आंकते हैं लोहरदगा के लिए आप? सर, विकास की बात करें तो आप आज से 5 साल पहले का लोहरदगा देख लीजिए और अभी का लोहरदगा, हमको नहीं लगता है विकास के नाम पर कोई बदलाव हुआ है। एकदम वही के वही है। 5 साल पहले जितना यहाँ बेरोजगारी थी, जो जिस लेवल का विकास था, अभी भी उतना ही है। कोई युवा है, इनका भविष्य है, आने वाले समय में वो झारखंड में अपना भविष्य तलाश रहे हैं कि क्या वो आगे चल के पढ़ लिख के क्या करेंगे, सरकारी नौकरी पे रहेंगे या प्राइवेट जॉब में रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। एक युवा और हमारे साथ, क्या लग रहा है किसा भविष्य है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? चुनावी मुद्दा वही रहेगा और यहाँ पे जो स्थानीयता या बोल रहे हैं विकास का लेके या फिर शिक्षा बेरोजगारी को लेके, तो बेरोजगारी का मुद्दा शुरू से रहा है। 5 साल में कुछ बदलाव नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए, हमारे सांसद साहब 10 साल से क्या हुआ बदलाव लोहरदगा में? कोई एक आदमी बता दे। हमारे सांसद जो हैं 10 साल से हैं लोहरदगा जिला में, क्या बदलाव हुआ? कोई एक आदमी बता दे। मुद्दा केंद्र से है, ना कि राज्य से। यहाँ पे स्थानीयता में क्या होता है कि जब वोटिंग आता है तो हम वो अपने अपने पार्टी को लोग अपने अपने सपोर्ट करते हैं, तो अपने अपने बात को रखते हैं और कोई बात नहीं है। क्या लगता है कि आप लोग नौजवान हैं, कहाँ भविष्य तलाश रहे हैं? झारखंड में पढ़ लिख के झारखंड में रहना है कि बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए? बिल्कुल झारखंड में रहना है, बिल्कुल झारखंड में रहना है, बाहर नहीं जाना, झारखंड में ही रहना है। चलिए देखिए नौशाद, लोग जो है अब ये इस चीजों को समझ पा रहे हैं कि अगर इन्हें मौका मिलेगा तो ये यहीं रहेंगे और झारखंड के लिए ही काम करेंगे। और जिस तरीके से परीक्षाओं की भी इन्होंने बातों का जिक्र करा है, सारी चीजें जनता समझ रही है कि किस परिस्थितियों में यहाँ पर परीक्षा हुई और किस परिस्थितियों में यहाँ पर ये लगातार धांधली की भी बातें सामने आई है। नौशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि लोहरदगा के स्थानीय जनता किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ते लगातार हम आपको झारखंड के जनादेश
में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का हाल बता रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट का रण समझ लेते हैं एक बार। रामगढ़ विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां कुल 3,56,262 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,80,885 है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,75,377 है। रामगढ़ में सुनीता चौधरी वर्सेस ममता देवी है। रामगढ़ सीट से एनडीए प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी। इंडी गठबंधन ने ममता देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने है। रामगढ़ में 20 नवंबर को मतदान है और चुनाव में जनता क्या मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। रामगढ़ विधानसभा से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे। सीधा अजय लाल का रुख करते हैं और उनके साथ स्थानीय लोग हैं। अजय, स्थानीय लोगों से बातचीत करिए, उनकी राय जानने की कोशिश करिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जनता किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है? सुष्मिता, एक करेक्शन है। करेक्शन यह है कि मैं हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के पास मौजूद हूं, सरकारी बस स्टैंड चौक के पास। और सबसे पहले हजारीबाग का विकास में दिखाने की कोशिश करता हूं। शाम 7 बजे के बाद इस पूरे इलाके में अंधेरा छा जाता है। एक यहाँ पे हाई लाइट लगा है, लेकिन पिछली बार कब जला था लोगों को याद नहीं है। पिछले कई सालों से हजारीबाग की डीसी है नैन्सी सहाय, पता नहीं कहाँ काम करती हैं, क्या विकास करते हैं। सर, सबसे पहले डीसी नैन्सी सहाय, विकास दिख रहा है। लाइट मुझे लगता है कि जब भी मैं हजारीबाग आता हूँ ये बंद ही मिलता है पिछले कई सालों से। देखिए, ऐसा है, ये हजारीबाग जो है तो नगर निगम के लायक था ही नहीं। जबरदस्ती में इसको रॉयल्टी के कारण या राजस्व वसूली के कारण इसको निगम में परिवर्तन किया गया है, लेकिन हर सुविधा से लोग, हजारीबाग के लोग वंचित हैं। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था या राजस्व का वसूली जो भी हो, इससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग तो जो है अपना देते हैं टैक्स, होल्डिंग टैक्स देते हैं। एक बार मैं यहाँ की जनता से लोकतंत्र के महापर्व के लिए लोकतंत्र जिंदाबाद का नारा लगा दिए। लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद, झारखंड जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। सर, अब आते हैं मुद्दे पर। कैसी हवा बह रही है इधर? हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट मिला प्रदीप प्रसाद जी को, वो विगत 10 वर्षों से नहीं 12 वर्षों से लगातार निर्दलीय रहते हुए भी वो 62,500 वोट लाए। 62,500 वोट लाए और वो कड़ी टक्कर उस समय दिए थे 2019 में और 24 में। मेरा दावा है कि उन्होंने जितना काम किया है वो अवश्य जीतेंगे। अब लोग कहता है कि प्रदीप प्रसाद जमीन का दलाली करते हैं। भैया, हर व्यक्ति कोई न कोई काम में संलिप्त है। कोई सोना बेचता है, कोई चांदी बेचता है, कोई चावल बेचता है, कोई जमीन बेचता है। तो इसका मतलब वो नहीं हुआ कि वो जमीन का दलाल है या जमीन का माफिया है। अरे, जमीन लिया, जमीन बेचा, 2 पैसा कमाया, लेकिन वो आदमी कुत्ता काटने में वापस से अजय लाल का रुख कर रहे थे, जो कि हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आप बातचीत कर रहे थे स्थानीय लोगों से, वापस से उनसे जानकारी लेने की कोशिश करिए। बिल्कुल सुष्मिता, हजारीबाग विधानसभा का इलाका, ये ऐतिहासिक हजारीबाग। और हजारीबाग की खासियत यह है कि यह धरती, यह जिला, ये पूरा यहाँ का आबोहवा पूरी तरह से सामाजिक एकजुटता, सामाजिक सद्भाव का परिचय देता है। कई बार थोड़ा बहुत हल्ला हंगामा होता है, लेकिन फिर लोग संयम बरतते हैं। कह रहे तो 2-3 लोगों से बातचीत हो रही थी कि हवा है बीजेपी का। आप भी यहाँ के नागरिक हैं, क्या कहना चाहेंगे? हवा हमेशा रहता है बीजेपी का। बिना हवा का दूध पी लेते हैं गणेश जी हवे में। पूरे हिंदुस्तान के गणेश जी दूध पी लेते हैं हवे में, ऐसा कहीं होता है? यहाँ बीजेपी से लोग त्रस्त हैं। बीजेपी का गब्बर सिंह टैक्स परेशान करके रख दिया है। आज हेमंत सरकार का कुछ न कुछ देने का काम किया है और बीजेपी हमेशा पब्लिक को चूसने का और भोंकने का काम किया है। इसी में ना कि एक सीओ जो है
1 करोड़ दे के मनमानी जगह पोस्टिंग कराता, यही हेमंत सोरेन है। मैया योजना में 1,000 रुपया दिया और 10-20 महिला को मिला और बाकी सब कहती है ये लॉलीपॉप है विधानसभा का। बस रांची जा रही है, बस रांची जा रही है। बिल्कुल आपसे बात करेंगे। आप देखिए बस रांची जा रही है, लेकिन यहाँ की जनता किसको विधानसभा भेजेगी? जाओ रांची, रांची, पूरा रांची यहाँ से बिल्कुल अब ये पूरा स्पेस मिल गया है, पूरा फैल जगह रांची। सर क्या है ना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। आज तक जीवन में हमने नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री का भाई बैठ के जो है लेन देन का काम करता है। बसंत सोरेन जो है कौन सीईओ, कौन डीटीओ, कौन एसपी, कौन आईएएस को कहां भेजना है, रुपया के मार्फत में भेजता है हेमंत सोरेन। ऐसा करप्ट सरकार 2015 नवंबर 2000 से जो सरकार बनी है, आज तक झारखंड में ऐसा सरकार नहीं बना है। नहीं तो इसी के साथ जो छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल जो सरकार बनी है, जो गठन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, आज वो तरक्की के कागार पर है। लेकिन हमारे यहाँ भी हमारे साथ है। हाँ, बात कीजिए। क्या लग रहा है, आप लोग युवा हैं, बताइए। हजारीबाग जी बोलिए, कैसा हवा यहाँ का? भाजपा का हवा। हाँ, कहने का मतलब है ना कि जनता अपना मत, अपना अधिकार है, वो किसको देगा नहीं देगा वो सोचना जनता का है। जनता दलाली नहीं करता है, समझे ना? नेताजी बोल रहे हैं, एकदम सही बात। चलिए भाई, तमाम तरह की हवाओं का यहाँ पे दौर है, कोई कहना मुश्किल है। एक और सज्जन आ गए। आइए सर, इस बार विधानसभा चुनाव क्या लग रहा है? इस बार विधानसभा चुनाव ये लग रहा है कि यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी मुन्ना सिंह बहुत भारी से भारी वोट से चुनाव जीतेंगे। उसका कारण पूछिए आप हमको। क्या कारण ये है कि हेमंत सरकार अभी गरीब महिलाओं को, 18 से 50 साल के महिलाओं को 1,000 और चुनाव के बाद 2,500 रुपया हर महीना देगी और 200 यूनिट बिजली माफ कर दी है। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो 200 बिजली यूनिट जो है वो गरीब से फिर लिया जाएगा। अभी हेमंत सरकार में 200 यूनिट बिजली माफ है, किसानों का ऋण माफ है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से भ्रष्टाचार करके, करप्शन करके 1,000 रुपया मैया योजना में दे दिया जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाए, ताकि आदमी जो है एकदम जो है खत्म हो जाए, उसको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। इतना भ्रष्ट सरकार सदियों से नहीं आया है और न आएगा। एक बात अब हमसे और पूछ लीजिए। देखिए भाजपा का नीति और नीयत क्या है। भाजपा का कोई भी एक नेता बता दीजिए पूरा इंडिया में जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, ठीक है? नहीं पड़ा कि पड़ा? क्या भाजपा में बड़े बड़े लोग पैसा वाले नहीं हैं? आय से अधिक संपत्ति नहीं है उनके पास? इसका जवाब है किसी के पास पूरा हिंदुस्तान में? एक भी प्रमाण आप बताइए हमको। हेमंत सोरेन जेल गए, जेल से छूटे, क्या उन पर चार्ज आरोप साबित हुआ? नहीं हुआ। मैंने आपकी केंद्र में सरकार है तो गरीब को जेल भेजिएगा। माइकवा छोड़ो ना। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि मोटरसाइकिल पेट्रोल का है तो उसमें क्या डीजल डाला जाएगा? ये बोलते हैं भ्रष्टाचार और करप्शन में पूरा डूबा हुआ है उसका पूरा परिवार। अगर नहीं परिवार डूबा हुआ था तो शिबू सोरेन तमाल से मुख्यमंत्री रहते हुए राजा पीटर उसको हराया, और उसकी भाभी जिसको बोलता है रिजेक्टेड माल है, इरफान अंसारी। ये लोग कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोग क्या बोलते हैं, जैसे उसका सेल डीड है पूरा हिंदुस्तान। जवाहरलाल नेहरू गया तो इंदिरा गई तो राजीव गई तो सोनिया गई तो राहुल। वहां क्या है, लालू गया तो तेजस्वी, वहां क्या मुलायम गया तो अखिलेश, यहाँ क्या है शिबू सोरेन गया तो हेमंत। साला तुम्हारा बाप का जिम्मेदारी है ना। मेरा ये संसदीय भाषा हम बोल रहे हैं कि भाई ये कोई सेल्डीड नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है। चैनल पर है, बोलना है, अच्छी बात है।
चलिए एक और भी, चलिए रुकिए, एक लेबर हमारे साथ आइए, मजदूर भाई आइए, मैं इनसे पूछता हूँ क्या नाम है आपका? मेरा खेमलाल कुमार यादव, मैं कुसुम्बा का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज क्या काम करते हैं आप? हम मार्बल टाइल्स के काम करते हैं सर। काम मिल रहा है? हम तो काम करते हैं यहाँ हजारीबाग, नहीं तो कहीं भी। कैसा लगता है हजारीबाग? हजारीबाग तो ठीक है, अभी मैं तो बाहर में काम कर रहा हूँ। बाहर में? कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुसुम्बा हजारीबाग के रहने वाले हैं। इस बार क्या लग रहा है हजारीबाग में, कुछ अच्छा बताओ। इस बार दोनों टक्कर में है, बीजेपी और कांग्रेस। लालू यादव कैसे कर्म है, दोनों टक्कर में आ रहा नजर में। एकदम न्यूट्रल आदमी पहुंचा दिया, दोनों टक्कर में। और भी युवा यहाँ पर हमारे साथ है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। और भी है पूरी तरह से यहाँ पर जो संवाद है। रुकिए अभी स्वागत आप लोगों का, तमाम लोग यहाँ पर है। एक और भाजपा ये सिर्फ बेच रहा है, हजारीबाग से लेके सारा जगह को बेच रहा है। बेल बेच दिया, गेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेचने को कुछ बचा हुआ है? अभी तक सिर्फ गुंडा टैक्स के अलावा, गब्बर सिंह टैक्स के अलावा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ वसूल रहा है, सिर्फ वसूल रहा है। जीएसटी की चर्चा कर रहे हैं, जीएसटी जिसको राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था। एक देखिए नौजवानों का, चलिए नौजवान, रुक जाइए भैया, रुक जाइए। आप किसका राज है? आप कहाँ सोया हुआ चौकीदार? अंदर जो ऊर्जा है, चौकीदार कहाँ सोया हुआ है? काशी बार पर्चा लीक हो गया, कहाँ जाएगा नौजवान? पढ़ के बदम हो रहा है। रुके एक युवा हमारे साथ, चौकीदार रुक जाइए। हाँ सर बताइए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार वर्मा है, अभी यहीं से गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं हम। एक्चुअली ये सब सरकार स्टूडेंट लोग का है नहीं, जैसा लगता है। ये सरकार सिर्फ सरकार, बीजेपी सरकार, ऑफ कोर्स अंबानी अडानी सब यही सबका ही सरकार है और कुछ नहीं है। वैकेंसी सब एक बार वैकेंसी। विधानसभा चुनाव की बात हो रही है सर, विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा। झारखंड का आइडिया नहीं मेरे को, झारखंड का आइडिया नहीं है, आप पूरा बोल दिए राम कहानी। कुछ और लोग भी मुस्कुरा के बोल रहे हैं, क्या लग रहा है पान का स्वाद? चलिए अजय, आपने जिन लोगों से बातचीत की, यहाँ बिल्कुल ये समझ पाए हम कि ये पब्लिक है और ये पब्लिक सब जानती है कि किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ना है, और मुद्दे बेहद स्पष्ट, और इन्हीं मुद्दों के साथ जनता अपने मत का प्रयोग करती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए और उनकी राय जानने के लिए कि हजारीबाग की जनता क्या कुछ कहती है। इस बुलेटिन के जरिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का हम भ्रमण कर रहे हैं, वहां से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और स्थानीय लोगों से जुड़कर उनके मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।